हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा सैनजिंग 20 मिलियन की बोली लगाता है। हमारा सैनजिंग जैसे ही 20 मिलियन की बोली लगाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हमारे सैनजिंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या बकवास है, गेस्ट नंबर 8 ने फिर से सबसे ऊंची बोली लगाया है, वो लोग फिर से जीत जाएंगे। और वहाँ जो ऑक्शन का होस्ट होता है वो 20 मिलियन सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है 20 मिलियन 1, 20 मिलियन 2, 20 मिलियन 3 और ये बिक गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस गेस्ट नंबर 8, आपने सिल्वर किस नेकलेस जीत लिया है। और यहीं पर ये आज का हमारा ऑप्शन ख़त्म होता है और आपका शुक्रिया सर आज यहाँ आने के लिए। ऑक्शन होस्ट जैसे ही कहता है ये सिल्वर किस नेकलेस हमारे सैनजिंग ने खरीद लिया है तो सभी लोग हमारे सैनजिंग की तारीफ़ें करने लगते हैं और कहते हैं आप महान हैं, और ज़ोर ज़ोर से हमारे सैनजिंग के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। और इधर हमें जिया और यांग जी को नहीं दिखाया जाता है। शायद 20 मिलियन का नाम सुनते ही उन लोग का 464 हो गया, इसलिए यहाँ से मुँह छुपाते हुए भाग गए, नहीं तो उन लोग का चेहरा देखने लायक था। इसके बाद हमें हमारे सैनजिंग को दिखाया जाता है जो सुपेन का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है और कहता है जल्दी से मेरे साथ आओ। और उन लोग भाग कर जाकर अपनी कार में जाकर बैठते और कहते आखिरकार हमें उनसे छुटकारा मिल ही गया। फिर सुबेन हंसते हंसते कहती है तुम अमेजिंग हो सैनजिंग, तुमने ऑक्शन से कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, इससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा, तुम्हारे आगे एक उज्जवल भविष्य है सैनजिंग। फिर सैनजिंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए, अब यहाँ कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्या मैं तुम्हें अब ये नेकलेस में पहना सकता हूँ। फिर सुबेन कहती है हाँ बिल्कुल तुम मुझे पहना सकते हो, और धीरे से कहती है तुम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो। फिर हमारा सैनजिंग कहता है और पास आओ, और सुबेन पास आती है और हमारा सैनजिंग वो नेकलेस उसे पहना देता है। फिर सुबेन कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम क्या सोचते हो ये नेकलेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। फिर हमारा सैनजिंग सुबेन की तरफ देख रहा होता है और कहता है वाओ ये कितना सुंदर लग रहा है तुम पर, और तुम भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और सीरियस होकर कहता है अगर भविष्य में किसी दिन मेरे पास स्टेटस और पोजीशन और पैसा ही पैसा होगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर सुबेन सैनजिंग का हाथ पकड़कर कहती है जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी हैसियत या वो अमीर है या गरीब ये नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि वो शख्स आपसे कितना प्यार करता है। और तुम्हें मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और तुम्हारे साथ एक उज्जवल भविष्य का आशा करता हूँ। इसके बाद सुबेन यहाँ सैनजिंग के साथ और भी बहुत कुछ बातें करती है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता है और हमारा सैनजिंग बस सुबेन की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। दोस्तों इधर हमें बताया नहीं जाता है कि सुबेन सैनजिंग से शादी करने के लिए मान गया है कि नहीं, लेकिन सुबेन ने जो भी यहाँ का आप इसका मतलब हाँ ही समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुबेन बिजनेस मीटिंग के बाद ही अपना जवाब देगी। इसके बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो उस छोटे से पुल पर जहाँ पर सुबेन ने अंगूठी फेंका था उस जगह पर अंगूठी ढूंढ रहा होता है और कहती है वो अंगूठी कहाँ चली गई इस धरती पर। और यांग जी दूर से ही अजीब सा शक्ल बनाकर उसको देख रहा होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट पर हमें लॉन्गजवन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैनजिंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और हमें इधर सैनजिंग का लेवल बताया जाता है। सैनजिंग का लेवल 3rd लेवल ऑफ द माना रिफाइनमेंट स्टेज होता है। और हमारा सैनजिंग कल्टीवेशन करने के बाद एक गहरी सांस लेता है और कहता है मेरे अंदर ऑरा बनने में 2 से 3 दिन और लगेंगे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे और भी अच्छे से कल्टीवेशन करना होगा। दोस्तों एक बार जब हमारे सैनजिंग के अंदर ऑरा बनने लगेगा तब हमारा सैनजिंग ऑरा का पावर का इस्तेमाल कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने हाथ में एनर्जी बॉल भी बना सकता है। और हमारा सैनजिंग फिर से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हमारा सैनजिंग का फ़ोन बजने लगता है और हमारा सैनजिंग कहता है अभी बहुत देर हो चुका है, ये कौन है जो मुझे इतनी रात को फ़ोन कर रहा है। और हमारा सैनजिंग उस फ़ोन कॉल को उठा लेता है और कहता है तुम कौन हो। फिर वो शख्स कहता है मिस्टर सैन मैं जिनो हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ गड़बड़ है, क्या आप आकर देख सकते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनो एक बिल्डिंग के सामने खड़े होकर उस बिल्डिंग को ही देख रहा होता है और उसके साथ एक शख्स भी होता है। फिर जिनो उस शख्स से कहता है ये जगह फेंग शुई मेजरमेंट स्किल के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है, ये जगह पहाड़ों से घिरा हुआ है और इधर पास में ही एक पानी का बहुत बड़ा तालाब है। इन सब चीज़ों की वजह से ये एक ऊंचा क्षेत्र है, अगर हमने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होता तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा कमाई हो सकता था, लेकिन अब क्या हमें यहाँ से कमाई नहीं होगा। फिर वो शख्स कहता है आप फिक्र ना करें सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे मिस्टर जिन्हो यहाँ हर समय जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। फिर जिन्हो कहता है मजदूरों का मचान के ऊपर से गिरना एक हादसा माना जा सकता है। दोस्तों इस फोटो में जो दिख रहा है ना इसे मचान कहते हैं। फिर जिनो आगे कहता है लेकिन मचान को देखने पर ऐसा लगता है कि उसके सारे नट ढीले होकर निकल गए हो, क्या ये लॉजिकल है कि एक ही समय पर सारे नट ढीले होकर निकल जाए।
ये सब चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट के शुरुआत होने के बाद से हो रहा है। मजदूरों के साथ हादसा होना शुरू हुआ है, चाहे यहाँ हो या फिर उनके घर पे, जिस वजह से हमारे यहाँ मजदूरों की कमी हो गया है। इसलिए अब ये प्रोजेक्ट पूरा होने में बहुत देर हो जाएगा और ये विश्वास करना भी मुश्किल है कि इस जगह के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। जिन्हों ये सब चीज़ें उस शख्स को बता ही रहा था कि तभी हमारा सैनजिंग यहाँ पर आ जाता है और इस जगह को देखकर जिन्हों से कहता है इस जगह पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर जिन्हों जैसे ही सैनजिंग को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है मिस्टर सैन आप यहाँ आ गए। और वो शख्स जो जिन्हों के साथ था वो हमारे सैनजिंग को देखकर कहता है ये लड़का कौन है। फिर सैनजिंग इस जगह को अच्छी तरीके से देखने लगता है और पता करने की कोशिश करता है कि इस जगह पर क्या गड़बड़ है। दोस्तों इस जगह पर कुछ ऐसा लिखा था जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर मैं आपको बता भी देता तो आपके सर के ऊपर से जाता, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। हमारा सैनजिंग आसपास चेक कर ही रहा था कि तभी जिन्हों सैनजिंग से कहता है मिस्टर सैन अब हम क्या करें, क्या हम यहाँ के काम को रोक दें जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। फिर सैनजिंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहते ही है कि तभी हमारे सैनजिंग को पता चल जाता है इस जगह पर किस चीज़ की वजह से गड़बड़ हो रहा है और जिन्हों को एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है उस जगह पर कुछ दबा हुआ है। अगर हमने उस चीज़ को बाहर नहीं निकाला तो हम इस शॉपिंग मॉल को पूरा नहीं कर पाएंगे और इधर अनगिनत मुसीबतें आएगा। और जिन्हों सैनजिंग की बातें सुनकर कहता है क्या, और वो शख्स जो जिन्हों के साथ था वो कहता है मेरा नाम बाइकैन है और सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने अपने फेंग शुई स्किल्स के अनुसार आपके सुपीरियर्स के लिए सैकड़ों जगह चुना है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरे काम पर सवाल नहीं उठाया। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम पर सवाल उठाने की। फिर सैनजिंग कहता है मैं आपके काम पे सवाल उठाने या आप पर शक करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है। फिर बाइकैन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बताए गए जगह पर खुदाई करूंगा, लेकिन अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो मुझे दोष मत देना। फिर सैनजिंग कहता है ठीक है और बाइकैन कहता है ये बेहतर रहेगा कि हमें वहाँ कुछ मिल जाए। और एक शख्स खुदाई करना शुरू कर देता है और खोदते खोदते एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोद देता है और नीचे से जिन्हों को कहता है ब्रदर ये 5 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है, क्या हम और खोदना जारी रखें। फिर जिन्हों कहता है हाँ तुम लोग खोदते रहो, और अपने मन में कहता है ये गड्ढा बहुत गहरा है और हमें अभी भी कुछ भी नहीं मिला है। क्या सैनजिंग सच में फेंग शुई स्किल्स को समझता है। दोस्तों हमें फेंग शुई स्किल्स के बारे में राइटर ने बताया तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फेंग शुई स्किल्स किसी चीज़ को देखकर उस चीज़ के बारे में पता लगाने या कोई दबी हुई चीज़ को खोजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर जिन्हों आगे कहता है अगर हमने बाइकैन को नाराज़ कर दिया तो भविष्य में हम एक अच्छे फेंग शुई मास्टर को ढूंढ नहीं पाएंगे। शायद यह बेहतर होता अगर मैं मिस्टर सैन को यहाँ आने के लिए नहीं कहता। जिन्हों ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी जो शख्स गड्ढा खोद रहा था वो कहता है मुझे ये मिल गया है जिसे आप ढूंढ रहे थे। और वो शख्स उस चीज़ को लेकर बाहर आता है। फिर हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है जो दरअसल एक बॉक्स होता है। फिर हमारा सैनजिंग उस शख्स से कहता है अब इसे खोलो, और ये शख्स इस बॉक्स को खोल देता है। फिर हमें बॉक्स के अंदर की चीज़ को दिखाया जाता है जो दरअसल एक नाइफ होता है। और बाइकैन जैसे इस नाइफ को देखता है तो वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है। फिर जिन्हों कहता है कि आप जानते हैं इस चीज़ को। फिर बाइकैन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी में हो, लेकिन तुम 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है तुम इस बारे में सोचो, क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज़ किया है। फिर जिन्हों कहता है नहीं नहीं मैंने किसी को भी नाराज़ नहीं किया है। और बाइकैन कहता है ये एक बुरी चीज़ है, अगर तुम इसे किसी के घर पे दफनाते हो तो इससे उस घर में खून खराबा होगा, और अगर तुमने इसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर दफनाओगे तो ये तुम्हारे लिए उस जगह पर बहुत सारे भूतों को लेके आएगा। और जिन्हों जैसे ही बाइकैन की ये सब बातें सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। दोस्तों मैं एपिसोड भी 10 मिनट का बना देता, लेकिन इस मांगा का जो राइटर है ना काफ़ी जगह पर आधा अधूरा बात लिखा है और काफ़ी जगह पर ऐसा चीज़ लिखा है ना इस चैप्टर पर जो बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। और दोस्तों चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अब चलिए बाद में मिलते हैं।